घड़ी की टिक टिक वक्त गुजरने का एहसास दिला रही थी। वो यकटिक गोल्डन फ्रेम वाले क्लॉक की तरफ देख रहे थे, यहाँ तक कि उनकी आंखें धुंधला गईं। दाएं हाथ की पूंछ से उन्होंने भीगी पलकों को पोंछा और फिर सामने लगे कैलेंडर की तरफ देखने लगे। 13 फरवरी। उन्होंने ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए कदरे झुककर स्याह जिल्द वाली इस डायरी को उठाया जिसे अभी थोड़ी देर पहले रुहाब फेंक कर गई थी। इस उम्र रसीदा डायरी में बन सकती मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं चाचू। कैसी मोहब्बत की थी आपने कि सिवाय आंसुओं के और जुदाई के कुछ भी ना दिया पश्मीना चाची को। इतने सालों बाद आपका ये इतराफ़े जुर्म इनकी ज़िंदगी के 28 साल लुटा देगा। रुहाब के तर्श लबो लहजे ने इनके दिल में नश्तर चुबो दिया था। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाए थे। सच तो ये है कि आपने मोहब्बत की ही नहीं थी। वक्ती पसंदगी को मोहब्बत का नाम देकर ना सिर्फ आपने खुद को बल्कि पश्मीना चाची को भी धोखा दिया है। रुहाब ने तल्खी से कहा था, इनकी ये भतीजी बिल्कुल ऐसी ही थी, साफ गो, बाइतमाद, कदरे मुँह फट और दलेर, हक बात कहने में ज़रा भी झुझकती नहीं थी। मगर फिर भी इसके कटीले अल्फाज और तंजिया लबो लहजे ने इनको तकलीफ पहुंचाई थी। एक दर्द की ठेस सी सीने में उठी थी जो पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। तुम क्या जानो अम्मी की किस मजबूरी ने मेरे कदमों को जंजीर कर दिया था। डायरी की पुष्ट पर लिखे सुनहरी हुर्फों से जगमगाते पश्मीना फराज के अल्फाज पर हाथ फेरते हुए उन्होंने अजियत से सोचा था। रुहाब की आवाज़ की बाज गश्त अभी कमरे के दरो दीवार से गूंज रही थी। इस शानदार बेडरूम की हर चीज़ गोया इन पर हंस रही थी, इनका मजाक उड़ा रही थी। उन्होंने लब भींचकर पलकों को मूंदा तो 2 सरकश आंसू गालों पर लुढ़क आए। गुस्ताखी माफ चाचू, आज मुझे कहने दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जायदाद से आग कर दिए जाने के डर ने आपको रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने बायां बाजू दबाते करबो अजियत से सर पटखा। इसी पल बहुत आहिस्तगी से दरवाज़ा खुलकर रुहाब चली आई थी। फिर इनके करीब बैठते हुए इसने अपना सर इनके घुटने पर रख दिया। फराज ने चौंक कर आंखें खोली। रुहाब आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रही थी, मुझे माफ़ कर दें चाचू, मैंने बहुत बदतमीज़ी की है, बहुत गलत बोलती रही हूँ। मुझे पता है कि आपको मेरी कड़वी और तंजिया बातों ने तकलीफ़ पहुँचाई है। प्लीज़ चाचू माफ़ कर दें मुझे। रुहाब ने रोते हुए सर उठाकर इनके जर्द चेहरे की तरफ देखा। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा। रुहाब के दिल में इत्मीनान की लहर सी दौड़ गई। इसने बेसाख्ता फराज के दोनों हाथ लबों से लगा लिए। चाचू आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? नहीं, वो मुख्तसर बोले। चाचू, इसने आहिस्तगी से इनका हाथ दबाया। फराज ने इसके चेहरे की तरफ बगौर देखा। रुहाब की आंखों में एक भरपूर अज़म की चमक थी। वो कुछ चौंक से गए थे। मैं एबटाबाद गुलमीना आंटी के पास जा रही हूँ। इनके हाथ में मौजूद डायरी को पकड़कर इसने गुलमीना का एड्रेस वाला वर्क फाड़ा और मजबूत लहजे में बोली थी, क्या? फराज के सर पर गोया हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। गुलमीना आंटी आपकी और पश्मीना चाची की मुश्तरका फ्रेंड थी। यकीनन वो जानती होंगी कि पश्मीना चाची कहाँ रहती हैं। रुहाब तो गोया सब तय कर चुकी थी। फराज तो मेहरबा लब यकटिक इसे देखे जा रहे थे। कल सुबह 6 बजे आप मुझे सी ऑफ करेंगे। अब वो कमरे में बिखरी चीज़ें समेट चुकी थी। फिर इसने माहा को आवाज़ देकर पैकिंग का ऑर्डर दिया। ये सब क्या है राबी? फराज ने बेचैनी से कदरे बिगड़े लहजे में कहा। तुम क्या करना चाहती हो? वो ही जो आप पिछले 28 सालों से नहीं कर सके। इसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती और मजबूती थी। कभी कभी रुहाब इन्हें पश्मीना जैसी लगती थी, वैसी ही निडर और बहादुर। वो बेबसी से इसे देखते रह गए। सब्सक्राइब माय चैनल उस्मान असलम गोंदल नॉवेल्स। सुन रहे हैं आपकी लाडो रानी क्या कह रही है। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो मामा की वसीली आवाज़ कानों से टकराई थी। वो सर झटकते आगे बढ़ी और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। परवीन, जल्दी से खाना लगाओ। उसने ज़ोरदार हाँक लगाई थी। मामा ने काफ़ी नाराज़गी से इसकी तरफ देखा था। रुहाब निगाहें चुराकर प्लेट पर झुक गई। हाँ भाई, बेटे कहाँ जाने की तैयारी है? पापा ने नैपकिन से हाथ साफ करके इसकी तरफ रुख किया था। एबटाबाद, वो असली खुद एतमादी से बोली। क्यों?
मामा ने तेवरी चढ़ाकर पूछा था। इसने चावल टोंकते हुए लापरवाही से कहा, बस ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। अब चूंकि पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है और जॉब मामा करने नहीं देती, लिहाजा सियाहत का शौक पूरा करने का इरादा किया है। रुहाब ने बड़ा मजबूत जवाब ढूंढा था। माहा सराहे बगैर ना रह सकी। रुहाब ने इसे घूर कर देखा मगर कहा कुछ नहीं। बहुत अच्छा फैसला किया है आपने, मैं टिकट कंफर्म करवा देता हूँ और छोटी खाला से बात भी करता हूँ, आप इन्हीं के घर ठहरे। थैंक्स पापा। वो बेसाख्ता इनके साथ लिपट गई। मामा ने नागवारी से इस सीन को मुलाहिजा किया था। आपकी यही हरकतें तो इसका दिमाग 7वें आसमान तक पहुंचा देती हैं। भला क्या तुक था इसे इजाज़त देने का। मैं सोच रही थी कि इन्हीं दिनों मैं इसके रिश्ते की बात चलाऊं और आप। रुहाब के उठते ही वो शोर से उलझ पड़ी थी। आबो हवा की तब्दीली सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मैं तो कहता हूँ आप भी बेटी के साथ घूम फिर आइए, ज़रा गुसीले मिजाज पर असर पड़ेगा। मेहरान साहब ने मुस्कुराते हुए बेगम को छेड़ा था। आप भी ना मेहरान हद करते हैं। वो झुंझलाते हुए उठ गई थी। सब्सक्राइब माय चैनल उस्मान असलम गोंदल नॉवेल्स। बेडरूम में आकर इसने चंद एक किताबें बैग में रखी। सूटकेस खोलकर दोबारा चेक किया और फिर मुतमईन होकर लेटने ही लगी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और चाचू अंदर आ गए। रुहाब कदरे संभल कर बैठ गई थी। राबी, तुम्हारा ये सफ़र ला हासिल रहेगा, तुम ना जाओ। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद वो आज़र्दगी से बोले थे, एक कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो पुरसोच अंदाज में बोली थी, 1000 मरतबा कोशिश करके देख लो। वो अपने इरादों में आज भी मजबूत है, मैं इसे जानता हूँ। वो कभी नहीं मानेगी। फराज की आवाज़ में कुछ खो देने के कांच चटक रहे थे। रुहाब ने गहरा सांस खारिज किया। मैं आपकी तरह नहीं सोचती चाचू। असल में मर्द और औरत की सोच में बाल जितना बारीक फर्क होता है। और पश्मीना चाची, तुम पश्मीना को नहीं जानती। इसने कहा था, फराज, जिस दिन तुम रास्ता बदल कर किसी और से निकल गए तो फिर पीछे मुड़कर कभी ना देखना। तुम्हें पश्मीना कहीं भी दिखाई नहीं देगी। रुहाब की बात काट कर वो चिल्लाए थे, इसने अपने दिल को मार दिया। इसने दिल में बसाई मोहब्बत को मार दिया। फराज तेरे लब बड़बड़ाए थे, मोहब्बत कभी नहीं मरती। हाँ, मोहब्बत करने वाले मर जाते हैं। और अगर चाची मर गई तो? इसने एक तल्ख हकीकत को बरहना किया था। फराज तड़प कर रह गए। राबी, तुम ना जाओ। फराज एक मर्तबा फिर गिड़गिड़ाए थे, क्यों ना जाऊं चाचू? क्या आपका दिल नहीं करता कि शाहनूर आपके सीने से लगे? इन प्यासी आंखों को इसकी दीद से सैराब करके इस लुलकते बिलकते दिल को ठंडक नहीं पहुँचाएंगे? वो बेड से उतरकर इनके कदमों में आकर बैठ गई थी। फराज की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये सज़ा मैंने खुद अपने लिए तजवीज़ की है कि औलाद के होते हुए भी बे औलाद रहूं, सुलगता रहूं, इन दोनों की याद में तड़पता रहूं और फिर ख़त्म हो जाऊं। फराज का दिल गोया कर लाया था। मैं पश्मीना चाची को वो सच्चाई बताऊंगी जिसे 13 घंटे पहले मैं भी नहीं जानती थी कि हकीकत क्या है। और ये कि मेरे प्यारे चाचू ना धोखेबाज हैं ना बेवफा। वो तो सिर्फ एक अहद। इसके हरक में गोला सा फंस गया था। आंखों से आंसू जारी थे और दिल में एक तूफान बरपा था। फराज बोझल दिल के साथ पलट गए थे। रुहाब ने वो तमाम खतूत इकट्ठे किए जो फराज चाचू ने लिखे थे मगर पोस्ट नहीं कर सके। इन खतों में से एक खत गुलमीना आंटी का भी था जिसमें उन्होंने चाचू को बाप बन जाने की खुशखबरी भी सुनाई थी। सब्सक्राइब माय चैनल उस्मान असलम गोंदल नॉवेल्स। एक लगन थी, एक अज़म था जो कि इसे एबटाबाद खींच लाया था। छोटी दादो जो कि इसकी दादी की बहन थी, इनका पुराना मुलाजिम रहीम इसे लेने आया था। दादो इसे देखकर खिल उठी थी। इनकी बूढ़ी आंखें जगमगाने लगी थी। अपने बूढ़े कमज़ोर वजूद में इसे समोए वो कितनी ही देर रोती रही थी। बार बार फराज चाचू का पूछती, कैसी तबीयत है इसकी, क्या करता है। दादो खुद घुटनों के दर्द की वजह से बिस्तर की होकर रह गई थी। आने जाने से कासिर सबका हाल अहवाल पूछने के बाद उन्होंने इसे फ्रेश होने के लिए भेज दिया। जब तक वो शावर लेकर आई, दादो खाना लगवा चुकी थी। लवाजमात से सजी मेज़ को देखकर वो कदरे हैरान और खफा भी हुई थी। दादो, मैं इतना नहीं खाती हूँ। वो तो तुम्हें देखकर लग रहा है
کہ تم کھاتی نہیں بس سونگتی ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے روحاب کے لیے پلیٹ میں بریانی نکالی۔ یہ کباب تو لو۔ وہ کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں رکھتی جا رہی تھی۔ روحاب نے جلدی ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ رحیم فریج میں سے سویٹ ڈش نکال لایا۔ چلو یہ کھیر تو چکھو۔ بہت پسند تھی فراز کو کھیر، وہ بھی میرے ہاتھ کی بنی۔ کھیر تو انہیں اب بھی پسند ہے مگر شوگر کی وجہ سے کھاتے نہیں۔ اتنی سی عمر میں میرے بچے کی جان کو بیماریاں چمٹ گئیں۔ دادو افسردہ ہو گئی تھی۔ ان کی نگاہوں کے سامنے فراز کا وجیہ و شکیل سراپا لہرایا تو ایک سرد آہ لبوں سے نکلی۔ 5 سال پہلے وہ اسلام آباد آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ زرد رنگت، بے رونق چہرہ، آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ اسے دیکھ کر کتنی دیر وہ چپکے چپکے آنسو بہاتی رہی تھی۔ اب بھی اپنے ہی دھیان میں سر پر دوپٹہ لپیٹتی ہوئی بڑبڑائیں، واہ آپا، تمہاری ضد نے بچے کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ لیا۔ روحاب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ٹھٹک کر رکی تھی۔ اگلے صبح وہ دن چڑھے سو کر اٹھی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو دادو تخت پر لیٹی اونگ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور پھر کچن میں ہونے والی کھڑپڑ کی آواز سن کر ادھر چلی آئی۔ حلیمہ بی بی اسے دیکھ کر مسکرائی، سلام جھاڑا اور پھر جھٹ سے میز پر ناشتہ بھی لگا دیا۔ دادو نے ناشتہ کر لیا ہے؟ نہیں جی، وہ اس وقت کچھ نہیں کھاتی، حلیمہ بی بی نے احترام کے ساتھ جواب دیا۔ روحاب چائے کا کپ اٹھا کر لون میں چلی آئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی پورنم ہوا چہرے سے ٹکرائی تو موڈ خود بخود ہی خوشگوار ہو گیا۔ سرسبز و شاداب لون میں چکراتے ہوئے وہ اپنا اگلا لاہیہ عمل تیار کرنے لگی تھی۔ سبسکرائب مائی چینل عثمان اسلم گوزل ناولز۔ اسے ادھر آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ماما کا فون سن کر وہ باہر آئی۔ دادو اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تم بور تو نہیں ہو رہی بیٹا؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انہوں نے نرمی سے دریافت کیا تھا۔ روحاب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں رحیم سے کہتی ہوں کہ تمہیں یہاں کی مخصوص جگہوں کی سیر کروا لائے۔ ہاں میں بھی کچھ یہی سوچ رہی تھی، روحاب نے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ اس وقت سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھی تھی۔ اسے گلمینا آنٹی سے ملنا تھا مگر وہ یہاں کے راستوں سے قطعاً نا واقف تھی۔ اس مقصد کے لیے اسے رحیم کا تعاون درکار تھا۔ رحیم سبزی وغیرہ لینے بازار گیا ہوا تھا اور اس کے آنے تک وہ دادو کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ دادو، کیا فراز چاچو ادھر آپ کے پاس پڑھنے کی غرض سے آئے تھے؟ ارے نہیں تو، فراز گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آیا تھا۔ پر بیٹا ماں کے بغیر رہ سکتا تھا؟ نہ ماں بیٹے کے بغیر۔ آپا کے فون پر فون آنے لگے اور فراز جلد ہی یہاں سے چلا بھی گیا مگر اسے یہ جگہ، یہ علاقہ اتنا پسند آیا کہ 10ویں کے پیپر دینے کے بعد وہ مستقل یہاں رہنے کے لیے آ گیا اور آپا سے پوچھے بغیر ہی یہاں کالج میں داخلہ بھی لے لیا۔ آپا اتنی خفا ہوئیں، اللہ بخشے، تمہارے دادا بڑے اچھے حلیم طبع انسان تھے۔ بہت سمجھایا انہوں نے آپا کو مگر آپا کا غصہ نہ اترا۔ فراز کا ادھر دل بھی خوب لگ گیا۔ کچھ عرصے بعد آپا کا غصہ بھی اتر گیا۔ وہ فراز سے ملنے آتی تو مہینہ بھر میرے گھر رہ کر جاتی تھی۔ فراز لائق بھی بہت تھا۔ کالج یونیورسٹی میں ہر سال فرسٹ آتا اور آپا کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ بڑے دونوں بیٹے کاروباری ذہن رکھتے تھے، بس فراز ہی پڑھائی کے میدان میں سب سے آگے نکل گیا اور پھر یہیں پر ہی شادی۔ وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ روحاب کو بے چینی نے گھیر لیا۔ پھر دادو، کیسی لگی قسط؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔